ओम नमस्ते मित्रों। आज जिस पुस्तक की समीक्षा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है परिचय वैदिक भौतिकी। इसके लेखक हैं श्री विशाल आर्य जी, जो वैदिक और आधुनिक भौतिकी शोध संस्थान में प्राचार्य हैं। ब्रह्मचारियों को वैदिक भौतिकी पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं इसके कवर पेज पर लिखा है कि यह पुस्तक वेद विज्ञान आलोकः ग्रंथ का सार है। स्वाध्यायशील श्रोता जो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि वह कितना विशाल और जटिल ग्रंथ है। इतने बड़े ग्रंथ को पूरा पढ़ना, उसके बाद उसको समझना, वह भी ऐसा समझना कि उस ग्रंथ को दूसरों को पढ़ाना और उसका सार लिखना, अपने आप में लेखक की प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहता है। प्राचार्य जी संस्था के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपने इनको सोशल मीडिया पर एक्टिवली नहीं देखा होगा। पर आने वाले दिनों में हमारा प्रयास होगा कि इनके साथ हम एक पॉडकास्ट करें, चर्चा करें, जिनसे हमें बहुत सी जानकारी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप पुस्तक का बैक कवर देखें तो यहां पर आपको लेखक के विषय में थोड़ी और जानकारी मिलेगी और साथ में यह भी पता चलेगा कि यह पुस्तक किस प्रकार के पाठकों के लिए सर्वोत्तम है। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। प्रायः लोग हमसे पूछते हैं कि वैदिक भौतिकी को पढ़ना कहां से आरंभ करें। मेरा सुझाव सदैव यही होता है कि वैदिक भौतिकी का आरंभ इसी पुस्तक से करें। कक्षा 11वीं के छात्रों से लेकर सभी युवा और वृद्ध इस पुस्तक का लाभ ले सकते हैं। यदि आपकी भौतिकी विषय पर समझ अच्छी है और पकड़ अच्छी है तो इस पुस्तक को समझना और अधिक सरल होगा। पुस्तक के आरंभ में आप देखेंगे कि देश विदेश के कुछ अत्यंत प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस पुस्तक के विषय में अपने आशीर्वचन और सम्मतियां साझा करी हैं। पुस्तक की भूमिका जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सोचने पर विवश करती है, हमारे अपने, हम सब के फेवरेट और पूज्य गुरुजी आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी ने स्वयं लिखी है। प्रायः मॉडर्न साइंस वाले गर्वपूर्ण कहते हैं कि विज्ञान परिवर्तनशील है। वैदिक दृष्टि से सत्य का ही दूसरा नाम विज्ञान है। ऐसे में सत्य या विज्ञान या सृष्टि के नियम क्या वास्तव में बदल सकते हैं? यदि सृष्टि के वैज्ञानिक नियम बदलने लग गए तो क्या यह सृष्टि चल भी पाएगी? क्या यह कथित विज्ञान में बदलाव सृष्टि और सृष्टि के नियमों को गहराई से न समझ पाने की हमारी कमी को नहीं दर्शाता? क्या विज्ञान परिवर्तनशील हो सकता है या टेक्नोलॉजी ही बदल सकती है? इसके पश्चात प्रस्तावना में लेखक पुस्तक को पढ़ने की उत्तम विधि और पुस्तक पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, जिससे पाठक अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। प्रथम अध्याय में लेखक कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं बताते हैं, जो शब्द अनेकत्र इस पुस्तक तथा वेद विज्ञान आलोकः में उपयोग किए गए हैं और वैदिक विज्ञान समझने के लिए अति अनिवार्य हैं, जैसे रश्मि, छंद, प्राण, वाक आदि। इस कारण यह पुस्तक का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसके अतिरिक्त लेखक इस अध्याय में वाणी के 4 रूपों के विषय में भी बताते हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाया था। हमारे नियमित और स्वाध्यायशील श्रोता समझ पा रहे होंगे कि इस चैनल के बहुत से वीडियोस में दी गई जानकारी इसी पुस्तक से ली गई है। द्वितीय अध्याय में सृष्टि क्यों, कैसे और किसने बनाई, सृष्टि विज्ञान जानना क्यों आवश्यक है आदि विषयों पर चर्चा की गई है। पुस्तक की विशेषता यह है कि बीच बीच में दिए गए क्रियाकलाप पाठकों को आगे और भी अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल किसी पाठ्यक्रम की किसी पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में स्मरणीय तथ्य और प्रश्नों का खंड दिया हुआ है, जिससे पाठक अध्याय के विषय को गहराई से समझ पाते हैं। आगे ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, मॉडर्न साइंस और वैदिक भौतिकी के अनुसार टाइम क्या है, सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण, अक्षर, प्राण और छंद रश्मियां आदि की बात की गई है, जिस पर विस्तृत चर्चा हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसके पश्चात आपको जानने को मिलेगा कि 12 प्रकार के मास संज्ञा वाले और 6 प्रकार के ऋतु संज्ञा वाले वास्तव में पदार्थ होते हैं और इनके साथ प्राणापान को, काल को मापने वाला क्यों माना गया है। 7वें अध्याय में आप रश्मियों के अनेक प्रकार के वर्गीकरण जानेंगे और साथ में यह भी सीखेंगे
कि कैसे किसी मंत्र में अक्षरों अर्थात स्वरों की गणना करके कैसे किसी रश्मि के छंद के प्रकार का पता लगाया जा सकता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रिक्त स्थान ही आकाश है या आकाश या स्पेस कोई पदार्थ है? मॉडर्न साइंस पार्टिकल्स और चार्ज के कारण स्पेस का कर्व होना मानता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? यदि ऐसा वास्तव में होता है, तब क्या स्पेस में भी चार्ज और मास नहीं होना चाहिए? आपने 4 या 10 दिशाओं के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि दिशा भी एक प्रकार का पदार्थ हो सकता है? मॉडर्न साइंस में 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस माने जाते हैं। 9वें अध्याय में आप जानेंगे कि वैदिक भौतिकी के अनुसार 9 प्रकार के बल होते हैं। दो बॉडीज के बीच जब कोई फोर्स लगता है तो जिन मीडिएटर पार्टिकल्स की कल्पना मॉडर्न साइंस करता है, क्या कभी आपने उनके बनने और वर्किंग प्रिंसिपल के विषय में जानने का प्रयास किया है? क्या यह मीडिएटर पार्टिकल्स वर्चुअल होते हैं या रियल? क्या आपने कभी विचारा है कि चार्ज की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई? उसका स्ट्रक्चर या उसके इंटरनल कंटेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है? लाइक चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं? और इसका क्रिया विज्ञान क्या है? द्रव्यमान अर्थात किसी पदार्थ में मास कैसे उत्पन्न होता है? मॉडर्न साइंस मास का कारण हिग्स बोसॉन मानता है, जिसका मास स्वयं प्रोटॉन के मास से 130 टाइम्स अधिक है। तो हिग्स बोसॉन के मास का कारण क्या है? हिग्स फील्ड कहां से आती है? यदि हिग्स बोसॉन के मास का कारण हिग्स फील्ड डायरेक्टली है, तो हिग्स बोसॉन से भी हल्के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आदि में मास डायरेक्टली हिग्स फील्ड से क्यों नहीं आ जाता? उनमें मास उत्पन्न करने के लिए उनसे भी भारी हिग्स बोसॉन क्यों चाहिए? जिस प्रकार मास के लिए हिग्स फील्ड की कल्पना कर ली गई, क्यों ना चार्ज के लिए भी कोई फील्ड कारण हो? ध्यान रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चार्जेस का कार्य हैं, कारण नहीं। इस पुस्तक में आपको सृष्टि उत्पत्ति का क्रम समझाने वाला एक सुंदर फ्लो चार्ट भी मिलेगा। मॉडर्न साइंस के अनुसार एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हैं और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्वार्क से बने हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि क्वार्क्स किन से बने हैं, स्ट्रिंग्स किन से बने हैं? इसमें आपको यह भी जानने को मिलेगा कि फोटॉन्स या क्वांटा या सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, उनकी संरचना क्या है, किन परिस्थितियों में तथा कैसे यह वेव और पार्टिकल फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं और क्यों। हम जानते हैं कि दूर से एक जैसा दिखने पर भी चीनी और नमक अलग पदार्थ हैं। उनकी प्रॉपर्टीज अर्थात गुण अलग अलग हैं, क्योंकि उनके कंटेंट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स वास्तव में मूल पदार्थ नहीं है, क्योंकि उनका भी कोई स्ट्रक्चर है, उनके कंटेंट्स हैं, जिनके कारण उनके मास, चार्ज और स्पिन आदि प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं। वह मूल पदार्थ क्या है जिससे सृष्टि बनी है, केवल वैदिक भौतिकी विस्तार से हमें समझाती है। आगे आप जानेंगे ऊर्जा का स्वरूप क्या है, विभिन्न प्रकार की एनर्जीज का क्रिया विज्ञान क्या है और इनमें परिवर्तन कैसे होता है, विभिन्न फील्ड्स और फील्ड पार्टिकल्स कैसे उत्पन्न होते हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, इनके कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और उनकी क्या उपयोगिता है, डार्क एनर्जी का प्रभाव रिपल्सिव ही क्यों होता है। 17वें अध्याय में आप जानेंगे कि हजारों वर्ष पहले महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने सूर्य के कोण के रेडियस की गणना पहले ही दे दी थी। आप पढ़ेंगे कि तारों और गैलेक्सियों का निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचना क्या होती है, तारों के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में क्या विभिन्न क्रियाएं होती हैं, यूनिवर्स में नेबुला कैसे फॉर्म होने लग जाते हैं, कैसे उनमें पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स मिलकर एनर्जी जनरेट करते हैं, स्टार्स और पार्टिकल्स में क्या समानता होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सुपरपोजिशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और अंत में महाप्रलय कैसे होती है। ऐसे अनेक कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स के रोमांचक और आवश्यक प्रश्न
मॉडर्न साइंस के लिए आज भी अनसुलझी और जटिल समस्या बने हुए हैं, जिनके अत्यंत तार्किक, विस्तृत और वैज्ञानिक उत्तर यह पुस्तक हमें प्रदान करती है। वैदिक विज्ञान को पढ़ने और समझने में जो आनंद प्राप्त होता है वह शब्दों में बता पाना कठिन है। आधुनिक इतिहास में अधिकतर वैदिक विद्वानों ने वेदों और ऋषिकृत आर्ष ग्रंथों के आधि भौतिक अर्थात व्यावहारिक और आध्यात्मिक अर्थात धार्मिक अर्थों पर ही अधिक बल दिया, पर आधि दैविक अर्थात वैज्ञानिक या साइंटिफिक अर्थ पर उतना नहीं। इसीलिए भारत अध्यात्म और धर्म में अग्रणी रहा, पर उस वैदिक तकनीक को हमने खो दिया जिसका बोलबाला महादेव शिव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के समय में था। इसीलिए वैदिक विज्ञान के पुनरुत्थान के लिए इस पुस्तक को अधिक से अधिक ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास करें। जो पढ़ चुके हैं वो पुस्तक में दिए क्रियाकलाप करें, अनुसंधान करने का प्रयास करें और अधिक गहराई से विषय को समझने के लिए वैदिक रश्मि विज्ञानम तथा वेद विज्ञान आलोका ग्रंथ पढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय मां वेद भारती।